Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, Jaipur. पिछली क्लास में हमने पढ़ा सेलुलर टोटीपोटेंसी एंड प्लांट रीजनरेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि जो टोटीपोटेंसी एक स्पेशल फीचर होता है प्लांट सेल का, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, कि इसमें हर सेल जो कि डिफरेंशिएट भी हो चुकी है वो वापस एक नया उसका वो मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो सकती है और एक कंप्लीट प्लांट का रीजनरेशन कर सकती है। उसी में हम आज पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस का जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो जिसमें प्लांट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। इसको एडवेंटिशियस refers here to the development of organs or embryos from unusual points of origin of an organized explants where a preformed meristem is lacking. Adventitious का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी ऑर्गन या फिर एम्ब्रियो का एक ऐसे पार्ट से डेवलप होना जहाँ से वो यूजुअली डेवलप नहीं होता है। तो इसमें जब हम एक्सप्लांट यूज़ करते हैं तो एक्सप्लांट से नॉर्मली तो ऑर्गन्स, प्लांट के सारे ऑर्गन्स और एम्ब्रियोज डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जब हम इसको कल्चर करते हैं तो यहाँ से जिसमें कि मेरिस्टेम भी एब्सेंट हो लेकिन वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए और पूरा और प्लांट के ऑर्गन्स को डेवलप कर ले या फिर एम्ब्रियो को डेवलप करे, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें जो एडवेंटिशियस रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मली वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। मतलब कोई भी एक्सप्लांट हमने लीफ लिया, रूट लिया, तो वहाँ से जनरली रूट शूट डेवलप नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस में कल्चर जब हम उसे करते हैं तो वहाँ से रूट और शूट का एडवेंटिशियस शूट्स और रूट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो ये ऑर्गेनोजेनेसिस होता है या तो ये डी नोवो होता है या फिर एडवेंटिशियस होगा ओरिजिन में जब प्लांट का डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू। तो डी नोवो मतलब कैलस के थ्रू और एडवेंटिशियस मतलब कि एक्सप्लांट के थ्रू। मतलब इसमें एक्सप्लांट से डायरेक्ट भी हो सकता है डेवलपमेंट ऑर्गन्स का, या फिर पहले कैलस बनेगा उस एक्सप्लांट से और फिर वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगा। ये है पिक्चर जिसमें कि इंड्यूस ऑफ एडवेंटिशियस शूट्स ऑन पेटल्स एक्सप्लांट्स ऑफ क्राइसेंथेमम शो किया हुआ है। नाउ डायरेक्ट एडवेंटिशियस ऑर्गन फॉर्मेशन, इसमें जब हायर प्लांट्स में ये कैपेबल होते हैं, हायर प्लांट्स की जो सोमेटिक टिश्यू होता है उनका, सोमेटिक मतलब जहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पाया जाता, तो वो जो सोमेटिक टिश्यू जो होता है वो भी सर्टेन कंडीशंस में एडवेंटिशियस प्लांट्स को जनरेट कर सकता है। सर्टेन कंडीशंस में, हमेशा नहीं करता, नॉर्मली तो जो हम प्लांट फॉर्मेशन देखते ही हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो अपने आप को पूरे प्लांट में एडवेंटिशियस प्लांट्स में डेवलप कर सकता है। इसमें ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो रिएक्टिवेशन ऑफ जीन्स पर निर्भर करता है कि एडवेंटिशियस ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है, और वो या तो डायरेक्ट प्लांट से अराइज होता है या फिर कैलस फेज में आने के बाद में अराइज होता है। मतलब जब हम एक्सप्लांट लेते हैं तो डायरेक्टली उस एक्सप्लांट से भी एडवेंटिशियस बर्ड्स बन सकती हैं, या फिर पहले उससे कैलस बनता है और कैलस बनने के बाद में फिर इसमें प्लांट का डेवलपमेंट, एडवेंटिशियस बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? सोमेटिक सेल से हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल से नहीं हो रहा है, सोमेटिक सेल से हो रहा है। जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाती हैं, उसके अतिरिक्त जो सेल्स होती हैं वो सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस इस प्रकार से अलग है कि ऑर्गेनोजेनेसिस में तो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो बनता है जो कि बाईपोलर होता है। बाईपोलर मतलब एक तरफ से तो उसमें शूट बनता है और एक तरफ से उसमें रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये जो कैलस बना या जो भी एक्सप्लांट हमने लिया उसकी सिंगल सेल से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है और उसका मैटरनल कैलस टिश्यू के साथ में कोई वेस्कुलर कनेक्शन भी नहीं होता है। अब इसमें कुछ स्पीशीज़ में तो प्लांट बॉडी जो है वो कोई से भी पार्ट जो वो एक्सप्लांट की तरह से बिहेव कर सकता है। इसमें मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट अगर हम एक्सप्लांट की तरह से लेंगे तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकता है, एम्ब्रियो बना सकता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर प्लांट का रीज़न, प्लांट बॉडी का जो पार्ट है वही बनाएगा सोमेटिक एम्ब्रियोज। जैसे कि इसमें कॉफ़ी प्लांट की जो लीफ है उसमें एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है इसमें,
एम्ब्रियो का कई बार कैलस फॉर्मेशन होता है, कैलस फॉर्मेशन के बाद में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसमें ज़्यादातर फ्लोरल और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, वो एम्ब्रियोजेनिक मटेरियल के रूप में काम में आते हैं, वो बेस्ट सोर्स होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा हार्मोन जो है वो सिग्नल करते हैं, उनके थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मतलब हम हार्मोन्स में चेंज करके भी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो रिक्वायर्ड है, हार्मोन्स में ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा साइटोकाइनिन्स एंड ग्लूटामाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कुछ स्पीशीज़ में एम्ब्रियोजेनेसिस को एनहेंस भी करते हैं। इसके अलावा एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल टू द मीडियम वो भी बहुत यूज़फुल है। यूज़फुल किस प्रकार से है कि वो फिनाइल एसिटिक एसिड को कम कर देगा, बेंजोइक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड को के कंसंट्रेशन को कम कर देगा अगर हम एक्टिव चारकोल ऐड करते हैं, जो कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो अब हम एक्टिवेटेड चारकोल ऐड कर देंगे तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इसमें होने लगेगा। 2 रूट्स ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके भी 2 रूट्स हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। जब कोई एक्सप्लांट डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। एक्सप्लांट टिश्यू थ्रू प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू में पाई जाती हैं, हाइपोकोटाइल और न्यूसिलस में पाई जाती हैं। इन सेल्स से डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकता है, इन सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सकता है। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें कि पहले सेल जो है वो मल्टीप्लाई करेगी, पहले तो कैलस बनेगा एक्सप्लांट से। एक्सप्लांट को जब हम कल्चर में रखते हैं तो क्या बनेगा, कैलस बनेगा, और कैलस बनने के बाद में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस भी हो सकता है। डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ प्लांट रीजनरेशन कैटेगरीज, जो प्लांट रीजनरेशन हुए उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। एनहेंस्ड रिलीज ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन थ्रू ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम, जो एग्जिस्ट कर रहा है मेरिस्टेम उसी से ग्रोथ हो जाए, या फिर मल्टीप्लिकेशन सेलुलर होकर के और प्लांट का इंक्रीज हो जाए। दूसरा है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या है कि एक्सप्लांट से हम डायरेक्टली ऑर्गन्स हमें मिल जाएंगे, इंडिविजुअल ऑर्गन्स हमें मिल जाते हैं, तो और वो डेवलप हो जाते हैं। तो वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, वो कैलस से भी हो सकते हैं, एक्सप्लांट से पहले कैलस बना, कैलस बनने के बाद में ऑर्गन्स बने, या फिर डायरेक्टली एक्सप्लांट से ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो गया। थर्ड इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनी। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनी में बाइपोलर एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है। शूट और रूट दोनों उसी सेम एम्ब्रियो से डेवलप, बाइपोलर मतलब एक पोल से शूट बनेगा, एक पोल से रूट बनेगी। एक्सप्लांट से डायरेक्टली भी हो सकता है कई बार, और या फिर वो कैलस बनेगा और कैलस बन के फिर डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट शूट फॉर्मेशन फ्रॉम कैलस ऑफ टोबैको। नाउ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है इसमें म्यूटेशंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। इसके ये ड्रॉबैक्स हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के कि इसमें म्यूटेशंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मेथड भी डिफ़िकल्ट होता है ये वाला, और उसके अलावा फिर ये रीजनरेटिंग कैपेसिटी को लूज़ कर देते हैं फिर प्लांट्स। इसमें बहुत मुश्किल से इंड्यूस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसमें बाद में एक डीप डॉर्मेंसी भी रह सकती है। नेक्स्ट इज क्लोनल प्रोपेगेशन। क्लोनल प्रोपेगेशन वास्तव में क्या है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। वेजिटेटिव मेथड के माध्यम से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से जब हम इन विट्रो कंडीशंस में प्लांट को रीजनरेट करते हैं, हायर प्लांट्स को रीजनरेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्लोनल प्रोपेगेशन। सिंगल प्लांट से लगभग 10 लाख प्रोपेग्यूल्स डेवलप हो सकते हैं 6 मंथ्स के अंदर, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है, फील्ड कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल प्लांट से 10 लाख प्रोपेग्यूल्स का डेवलपमेंट हो जाए, और जबकि ये 6 मंथ्स में क्लोनल प्रोपेगेशन के माध्यम से संभव है। अब इसमें स्टेजेस कौन कौन सी होती है माइक्रो प्रोपेगेशन की। पहली तो है सेलेक्शन। एक सूटेबल एक्सप्लांट का सेलेक्शन किया जाता है, उसको स्टेलाइज करते हैं और उसको मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
नेक्स्ट इज प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट्स फ्रॉम द एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट से जब डेवलपमेंट हुआ तो शूट का डेवलपमेंट हो गया। ट्रांसफर ऑफ शूट्स टू अ रूटिंग मीडियम फॉलोड लेटर बाय प्लांटिंग इनटू सॉइल। अब हम उसे ऐसे मीडियम में डालेंगे जो कि जिसमें ये रूट डेवलपमेंट होता है। इसमें हमने पढ़ा कि कल्चर मीडिया जब हम पढ़ रहे थे कि जो मीडिया है उसका बेस तो सेम रहता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके हम प्लांट टू प्लांट उसको अप्लाई करते हैं। अब इसमें ये होता है कि प्लांट टू प्लांट हम इसमें अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा इसमें सिलेक्शन करेंगे हम सूटेबल प्लांट पार्ट का। उसके बाद में उसको स्टरलाइज करके न्यूट्रिएंट मीडिया में हम रखेंगे, और फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन होगा उसका, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में हम उसे रूटिंग मीडियम में रख देंगे और रूट डेवलप हो जाएंगी, और रूट डेवलप होने के बाद में कंप्लीट प्लांट बन जाएगा और हम उसे सॉइल में प्लांट कर देंगे। क्लोनल प्रोपेगेशन में प्लांट्स में किस प्रकार से होता है। अब एडवांटेजेस हैं इस क्लोनल प्रोपेगेशन की। पहला है मास क्लोनल प्रोपेगेशन। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हमें प्राप्त हो सकते हैं इसके माध्यम से। प्रोपेगेशन ऑफ डिफ़िकल्ट टू रूट प्लांट्स, तो वुडी प्लांट्स, इसमें क्या होता है कि बहुत समय लगता है डेवलप होने में प्लांट को, तो वो समय हमारा इसमें बच जाता है। सीडलिंग डायरेक्ट वहाँ पे सॉइल में जा कर के ग्रो कर जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कल्टिवार्स, नई नई कल्टिवार्स का डेवलपमेंट होता है इसमें। एंड वेरी यूज़फुल इन बल्ब क्रॉप्स, बल्ब क्रॉप्स में ये काफ़ी काम में आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ पेरेंट प्लांट्स यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स के लिए यूज़ करते हैं। रिपीटेड सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स लीड्स टू इनलाइन डिप्रेशन, अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स इमर्ज, लॉस ऑफ विगर ओवर टाइम। मतलब इसमें लगातार हम करते रहेंगे अगर हम क्लोनल प्रोपेगेशन, तो उसमें इनलाइन डिप्रेशन आ जाएगा, और जो उसमें विगर है उसका भी लॉस हो जाएगा। कुछ प्लांट्स में यूज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब से हम फ्री हो सकते हैं। और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया को एरेडिकेट हम नहीं कर सकते अगर हम इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करते हैं तो। नाउ स्टोरेज ऑफ जर्मप्लाज्म, इसका फ़ायदा ये है कि बहुत कम स्पेस घेरता है और अच्छे इसमें हमारे पास में रिज़ल्ट आ जाता है। अगर हमें ट्रीज़ को लगाना हो बड़े बड़े तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए, लेकिन ये हमारा बहुत इजीली काम हो जाता है, छोटे एरिया में भी पॉसिबल है। इसमें म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत कम उनकी रेट होती है, और हम ये मानते हैं कि अगर हम प्रॉपरली करेंगे काम तो वहाँ पे उसकी म्यूटेशन रेट 0 भी हो सकती है, जबकि फील्ड में म्यूटेशंस होने के चांसेस रहते हैं। और कोल्ड रूम में स्टोरेज करने से भी म्यूटेशंस जो हैं वो स्टोरेज इन कोल्ड रूम स्टिल हैज़ चांस ऑफ म्यूटेशन। स्लो ग्रोथ होगी तो म्यूटेशन के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। द आइडियल germplasm स्टोरेज इज एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। थैंक यू।